भगवान दास जी महामंत्री भी हैं, मणिपुर प्रोटेम स्पीकर श्रीमती रामेश्वर शर्मा जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी माननीय आशीष अग्रवाल जी और आप सब माननीय रविंद्र यति जी, केवल कुछ चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज़्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो ChatGPT से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्ववर्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए, अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की, लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी साहबानों के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया।
3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करे, केवल कल्पना करे। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी की नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को, दुश्मनों को वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए 3 बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं। 3 बार सेना को छूट दी, सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना। ये वो भी वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है, तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, और 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी है तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के जमाने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना अदालत 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग, औरतों और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग, खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है
कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। बुद्धि का सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुट निरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है? हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले, माननीय मोदी जी की सरकार के पहले सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना, हाँ, हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हुए, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में ख़त्म हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहाँ से कहाँ तक की बात कर दी, जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। जहाँ मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी, उनने एक मेरे से बात की थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे? उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो? गैस का कूपन, बाप रे बाप, क्या हो जाता है। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे,
मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, आप में से भी कहीं गए होंगे, तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई, एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है। ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए, तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं। और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी वही बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, पीएचडी की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर थे। लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ, चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है, कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना, ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला, सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअप को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लाइन से जितने प्रकार से हो सकते हैं। और 5 लाख का इलाज तो मेरे पास स्वेच्छादान अनुदान का मामला बहुत सारा परवारे निपट गया, नहीं तो बड़ी संकट चल रहा था। क्योंकि गरीब आदमी हॉस्पिटल पास में, उसको इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड में तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और उससे बढ़कर के 5 लाख का 70 साल वाले कोई जाति समाज का हो, हमको सबको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का अगर अनुदान मिल जाता है, ये बड़ा एक तरह से आयुष्मान कार्ड का कितना बड़ा लाभ है। एक नहीं, ऐसे कितनी सारी योजनाएं बताने जाओ तो ऐसा लगता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली के मामले में 100% हमारा विद्युतीकरण कर दिया। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल, नल से जल, ये कितना आश्चर्य की बात है। और कृषि विकास का बजट माननीय मोदी जी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाया गया, वैसे तो सभी दूर कर दिया। और किसान सम्मान निधि, पहली बार अगर कोई किसानों को सम्मान निधि दे करके, ये किसानों के हाथ में हमारे द्वारा रकम देना है, ये भी बहुत घोर आश्चर्य की बात है। 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ में 100 से ज़्यादा देश आ जाते हैं दुनिया के। ऐसे में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 10 साल तक, अभी वापस फिर 2028 तक तो कर ही दिया हमने, तो सबको निःशुल्क अनाज देना, गेहूं चावल जो देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे लिए, आपने सबने देखा SC ST OBC आरक्षण में 50 तरह की बात आती थी, लेकिन बगैर किसी को कष्ट दिए 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को भी दे देना, जिसके लिए ये जो 10% आरक्षण दे करके समाज के अंदर ये विशेष संदेश देना कि हाँ, हमारे लिए सभी वर्ग बराबर है। 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, ये तो चमत्कार हो जाएगा। और इसमें भी वही हाल है, छोटी लकीर को बड़ी लकीर करने की अलग से लकीर खींच दी। बाकी जो चले हुए आरक्षण के साथ जितनी सीटें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो सब यथावत रहेगी। लेकिन परिसीमन के आधार पर 33% लोकसभा विधानसभा, और लोकसभा विधानसभा भी नहीं, सैनिक स्कूल में भी गुंजाइश दे रहे हैं, सभी प्रकार के आर्मी में और फोर्स में भी गुंजाइश देना, बहनों के लिए तो ये गजब ही हो गया। सेना में कमीशन, महिलाओं में पायलट, एनडीए में भर्ती, जो आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाते थे, प्रत्येक जगह भविष्य में हमारी देश की आधी आबादी की चिंता करना, ये कम बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ रेलवे के मामले में रेल का अलग बजट, और रेल मंत्री अपने यहाँ ही 2-3 रेल खोल दें, बहुत भारत माता की जय, सब हम देखते थे। कभी वो बंगाल, कभी वो बिहार, इसलिए रेल मंत्री में ही चलता था। रेल के बजट को मूल बजट से मिला करके रेल कितनी उपयोगी हो सकती है, कभी कोई भी कल्पना करी कि रेल की 2 पटरी हो जाए तो बड़ी बात है। अब तो 3 ने 4, यही अपने मध्य प्रदेश तक आ गई, 4 सबसे ज़्यादा। और इंदौर मनवाड़ा 18,000 करोड़ से ज़्यादा की तो एक नई दुनिया खुल जाएगी अपने यहाँ से। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में तो रेल के माध्यम से
केवल कल्पना करें, अभी रेल चलती दिल्ली से, और अगर उसको बम्बई जाना है तो रेल चल के आएगी ग्वालियर, ग्वालियर से आगे झांसी के यहाँ से अपने यहाँ आगरा और ग्वालियर होते हुए भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से फिर खंडवा जाएगी और फिर उधर निकलेगी। अरे काहे की जरूरत है भाई? अब ये मनमाड़ की ट्रेन डली, लाइन डली कि सीधे वहीं से ग्वालियर से ये जो गुना का हमारा सूखा ट्रैक है, ये मेन ट्रैक में आ जाएगा सीधा इंदौर, और इंदौर से सीधे निकाल दो बम्बई तरफ, तो लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा 250 किलोमीटर का एरिया बचेगा, एक पूरा नया क्षेत्र खुल जाएगा। तो एक एक रेल लाइन कहाँ से कैसे कैसे हो सकती। एयरपोर्ट हम तो भाग्यशाली हैं। मैं अभी बिहार गया था, बिहार में कुल जमा अभी आज की स्थिति में 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 8 एयरपोर्ट हो गए, सतना और दतिया जोड़ दे तो। और अभी पाइपलाइन में तो अभी उज्जैन और शिवपुरी को अलग अनुमति मिल गई, और ऑलरेडी काम करने वाले हैं। जहां हमारा जेट उतर जाते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, सिंगरौली, उमरिया, ये तो अभी हम उसमें रीजनल कनेक्टिविटी में केवल नाम डलवा देंगे, ऑलरेडी बने बनाए हैं, इन पे काम भी चल रहा है। तो 16 एयरपोर्ट हमारे आज की स्थिति में बन रहे हैं। एयरपोर्ट को ढूंढ करके रीजनल कनेक्टिविटी देना ये मामूली बात नहीं है, और हमारे जैसे इतने बड़े राज्य के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रति व्यक्ति आय में 67% की वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में 135% की वृद्धि, टैक्स पेयर्स आधार में 127% की वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238% की वृद्धि, बगैर कोई झंझट के बहुत सरलता के साथ आर्थिक रूप से संपन्न करते हुए। और बजट में भी आधुनिकता भी है, पारदर्शिता भी है, और वो ब्रिटिश कालीन फालतू का नाटक छोड़ करके बजट पर खुल के चर्चा भी होती। ये जो क्या मालूम क्या नाटक चलता था पहले, भगवान जाने। ये सारी चीज़ों में लखपति दीदी कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को मदद करना, चंद्रयान। अब ये वैज्ञानिक अगर कोई कारण से असफल भी होता, जब रिसर्च करते हैं तो असफल को भी गले लगाना वहाँ जा कर के प्रधानमंत्री स्तर पर, तो फिर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। रिसर्च नहीं तो मालूम पड़ा जज बिठा दो, कहाँ से पैसे का नुकसान कर दिया। सरकारी जो नाटक रहता था, किसी का भी कोई हो गया तो अभी तो खोजे, हुई नहीं हुई, भाई क्या करेंगे। लेकिन अब इसका परिणाम क्या आया? पहले हमारे विमान वाहक पोत कहाँ से आ रहे हैं जो जहाँ से रिटायर्ड करके कंडम घोषित कर दे वो भारत में भेजते थे, और हम उसको अपना थोड़ा सुधार कर कुरा के काम चलाते। आज की स्थिति में 100 से ज़्यादा देशों में रक्षा के सभी प्रकार के उपकरण और सारी व्यवस्था में निर्यात की स्थिति में हम आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कभी अंदाज लगा लो, हमारे देश का सोना स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आज़ादी के समय से इस सुरक्षा के आधार पर कि हमारे देश को, और मालूम पड़ा कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था बनी थी कि आते आते सारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। और वो दौर याद करो नरसिम्हा राव जी के थोड़े से आगे पीछे का, कि जब हमारा अपना सोना गिरवे रखना पड़ा। ऐसे में जब हम अपने आप में सबल, सक्षम और समर्थ बन रहे हैं, तो जो 766 टन सोना था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल 100 टन बढ़ाया, बल्कि धीरे से पता ही नहीं चल रहा, और केवल 300 टन वहाँ पड़ा, बाकी सब अपने देश में ले आए। जब देश सक्षम हो रहा तो क्या अपना सोना अपन नहीं रख सकते? इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन चूंकि वो उनके पास रहता तो कभी कोई कारण से अपने संबंध 19 से 20 से हो गए तो वह अपने हमको ब्लैकमेल करेगा। तो एक एक चीज, अपनी चीज अपने पास होना कितनी बारीकी से देखो। हम याद करो चाइना का, आपने सबने देखा वो दौर कि चाइना के साथ कोई बात पे हुई तनातने तो कोई बैठे, हमने अंगद का पांव सुना था, वो पता नहीं भगवान राम के काल की बात थी, लेकिन हमारी सेना का अंगद का पांव जब तक, और किसके लिए? पड़ोसी देश भूटान के लिए, हमारे स्वयं के लिए नहीं। तो हम हमारे साथ खड़े देश को भी ये विश्वास दिलाने में सक्षम हो रहे हैं कि आप हमारे साथ, हम आपकी चिंता करेंगे। भूटान के साथ भी वो करा, लंका के साथ भी वो करा। श्रीलंका की वित्तीय व्यवस्था सब खत्म हो गई थी, कहाँ की स्थिति में पहुंच गया था। आज श्रीलंका को उसके कर्जाल से निकालते हुए अपने साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा पाकिस्तान के साथ तनातनी में, अफगानिस्तान हमारे साथ दिख रहा है। ये जो कई सारे निर्णय, अब मैं कितनी सारी बातें बोलूं, ऐसा लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाषण हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितने प्रकार से काम किया है, मैं अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखता हूं
तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ो अभियान, हम कभी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की केवल माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक सपने की बात थी, और साध्वी उमा भारती जी ने कितनी बार इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया था। अब न केवल हुआ बल्कि हमारे सामने भूमि पूजन भी हो गया, और उससे बढ़कर 1 लाख करोड़, ये बात सही, केन बेतवा अगर हमारे बस की बात हो इतना पैसा कहाँ से लाए, लेकिन हमको केवल 5% मिलाना और 5% यूपी को मिलाना, तो एक हमारा उधर हो गया, दूसरा पीकेसी योजना राजस्थान के साथ हो गया, तीसरा आपको मालूम देवेंद्र फडणवीस जी भी आगे गए। तो ये जो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, राज्य से राज्य की लड़ाई नहीं होना चाहिए, आम जनता के लिए देश के अंदर ये सकारात्मक संदेश जाने का मामला ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, और इनका देश के साथ भी, देश के अंदर भी और देश के साथ भविष्य के दृष्टि से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और कोविड की तो बात ही क्या कहना है, कोविड के समय इतने कठिन काल में एक प्रधानमंत्री डंके की चोट आके कि हाँ लॉकडाउन करता हूँ, सच मानो मैं भी उस दिन अपने मन में तो बहुत ऐसा हो गया था कि माननीय मोदी जी बहुत बड़ा निर्णय कर रहे, भगवान करे ये, क्योंकि रेल बंद, बस बंद, आकाशवाणी बंद, आकाशवाणी के गाने भी बंद हो गए। मैं साले गाने में क्या घुस गया, मेरे तो पल्ले ये आज तक नहीं पड़ा था, लेकिन आकाशवाणी में केवल समाचार आ रहे थे, ऐसा डरावना दृश्य था। लेकिन उस डरावने दृश्य के बाद भी धीरे धीरे करके देश के अंदर हमारी हेल्थ की स्थिति बहुत अंदर की, अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो वाकई बहुत चुनौती का समय था, लेकिन उस लॉकडाउन के समय को निकालना धीरे धीरे करके और समान रूप से दवाई बनाना, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कभी हमने सोचे ही नहीं एक साथ सब पे प्रयोग करा दो, मेंढक पे भी करा दो, कसारे पे भी करा दो, उस पर भी करा दो, और डिसेक्शन करते हुए सबके रिजल्ट 8-9 महीने में दे दे, ये दवाई बन जाए 8-9 महीने में। 10-15 साल के पहले दवाई नहीं बनती, लेकिन न केवल दवाई तैयार हो गई हमारी, जबकि जान भी बच गई, और कई सारे लोगों को क्या याद करे, केवल मैं उसको उनकी भावना समझ के खाली कह रहा हूँ, एक छोटा सा देश का राष्ट्रपति भी मोदी जी के चरण छू करके वो जो सम्मान बढ़ा रहा, सच्चे अर्थ में मोदी जी ने का पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, जो हमारी जियो और जीने दो की भावना खाली बोलते नहीं, ऐसे 100 से ज़्यादा देशों को मदद करने का काम माननीय मोदी जी ने जो किया है, वाकई में उनकी सराहना भी करता हूं, और अद्भुत जो उनका अपना तरीका रहा है, और हम सब याद करें एक एक करके उनके शब्दों को। 150 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन भेजी है, 48 देशों को पूरी तरह मुफ्त रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। नेपाल में भूकंप आ जाए, अफगानिस्तान में तालिबान के संकट में भी हम सब देख रहे हैं, अमेरिका ने जहाज पहुंचा तो लोग पहिए पकड़ के लटक गए थे, ऊपर से मरने वाले कैसे दिख रहे थे, और कौन सा जहाज था वो तो माल वाला सब जहाज था जिसमें माल भरते थे, उसमें मनुष्य ले गए, और हमारे एक एक व्यक्ति को हमारे प्लेन से लेकर के आए, और प्लेन से नहीं लेकर के आए, हमारे गुरुद्वारे में भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भी बाकायदा सम्मान के साथ, हमारे अपने जिन पे हमारी श्रद्धा है उनको सम्मान के साथ लाने का कितना बड़ा निर्णय और कितने अलग तरह से किया है। मैं मान के चलता हूँ कि एक एक चीज़ें आज बदलते दौर में हमारे मोदी जी के 11 साल में वाकई वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है, और स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने योग्य है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल अपने इस कार्यकाल को पूरा करे, मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे लिए एक बार फिर वो 19-29 में भी दोबारा अपना मार्गदर्शन दे, और फिर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व बने। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे राज्य में भी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और आपके सहयोग से, सतत संवाद से भारत ने जिस प्रकार से अपने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, मध्य प्रदेश भी इसी आकांक्षा के साथ मेरी अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कुछ प्रश्न, सबसे पहले विजय दास जी। जी माइक तो बाहर, माइक।